नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 13 अगस्त 2025। हम लोग जो है 12 एंड 13 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा जानकारी ये दे दें कि आप लोगों को जो है 12 अगस्त का करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया था, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो है करंट अफेयर्स आप लोगों को नहीं मिल पाया था। तो जो भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रहेंगे सभी आपको कवर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन यदि करंट अफेयर्स नहीं हो पाता है तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत है। सभी करंट अफेयर्स आपको जो भी होगा महत्वपूर्ण सभी करवाया जाएगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर, है ना, और देखते हैं कि हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक दिवस मनाया गया हाल ही में। कौन सा दिवस? तो हाल ही में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? 12 अगस्त, है ना। कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखना ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है। जब अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कितने तारीख को? 12 अगस्त को। और जब राष्ट्रीय पूछे, है ना, यहीं पर आपको लिख देते हैं, जब राष्ट्रीय रहे, है ना, कि राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आप नोट करके लिख लेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो पूछा जाए ये कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो है अपने भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है ना। ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी को, जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है, आपको उसी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। जबकि यहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों का डेट 12-12 ही है ना। ये 12 अगस्त है, वो 12 जनवरी है। और इसकी जो मान के चलिए कि फैसला लिया जाता है किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 1999 में फैसला किया कि हर साल जो है 12 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार यह दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली बार यह दिन जो है 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था, है ना। तो पहली बार कब मनाया गया था? तो 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। लेकिन इसकी घोषणा हो जाती है कब? 1999 में, कि 12 अगस्त को क्या मनाएगा? प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य युवाओं की समस्याओं, उनके अधिकारों और उनकी भूमिका को समझना। यह दिन जो है युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को समाज के विकास में जोड़ने के लिए मनाया जाता है। यदि बात करें कि थीम का, कि इस वर्ष का थीम क्या है, तो थीम थोड़ा ध्यान रखना है कि लोकल यूथ, आपको एक्शन फॉर द एसडीजीएस, एसडीजी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, एसडीजी एंड बियॉन्ड। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ लेते हैं तो युवा कैसे अपने स्थानीय इलाके में सतत विकास के लक्ष्य को पार कर सकते हैं, कि करने में मदद करते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि पूरा करने में मदद करते हैं और इससे आगे भी मान चले कि काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको क्या थीम, तो थीम क्या है कि लोकल यूथ एक्शन आपको फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड है। और इसका अर्थ है कि स्थानीय इलाके में सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं और इससे आगे भी काम करते हैं। तो ये एसडीजी के बारे में मान के चलिए कि अभी हो सकता है कि आपको एसडीजी के बारे में, इसमें 17 प्लान रहता है। एसडीजी के अंतर्गत यदि बात करते हैं तो एसडीजी के अंतर्गत 17 प्लान रहता है। और एसडीजी हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आ रहा हो। तो एसडीजी के बारे में जो है आपको विशेष जानकारी कब मिलेगी? जब आपको सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, है ना। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक्स में जो है आपको विशेष जानकारी मिलेगी किसके बारे में? एसडीजी के बारे में। और यहीं से आपको ये लक्ष्य रखा गया है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। क्या समझ चुके होंगे? कि अंतर्राष्ट्रीय, जब पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो आपको याद रखना है कितने तारीख को? 12 अगस्त को। जब आपको पूछे, क्या पूछे? कि राष्ट्रीय युवा दिवस, जब राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो आपको ध्यान रखना है कितने तारीख को? 12 जनवरी को ध्यान रखना है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। आप लोगों का क्लास है, आप लोग आधा घंटा, चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्लास पर, चलते हैं अगले क्या कहते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ध्यान रखेंगे अगला क्या क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसके बारे में पूछा जा रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा? तो ये जोमेटो से आप लोग कुछ ना कुछ मंगाते ही होंगे, और इसका जो है मान के चलिए कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि शाहरुख खान को क्या बना दिया गया है? इसको जोमेटो का आपका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि जोमेटो ने जो है बॉलीवुड, इनको जो है बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, तो बॉलीवुड के जो बादशाह है शाहरुख खान, और इसको क्या कर दिया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जोमेटो यदि आप देखते होंगे तो इसका प्रचार आपको देखने को मिलता होगा, क्या देखने को मिलता होगा? फ्यूल योर हसल देखने को मिलता होगा। यदि ध्यान दीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? फ्यूल योर हसल देखने को मिलेगा। खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो अपने सपनों के पीछे बिना थके दौड़ रहे हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाले हो या स्टूडेंट्स हो या फील्ड वर्क्स में कोई भी मान के चलिए कोई भी व्यक्ति मान के चलिए काम कर रहे हो, उनके लिए ये क्या करते हैं? ये खाना तैयार करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि सभी को जोमेटो अपने स्वादिष्ट खाने से नई ऊर्जा देने की ये बात करता है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है जोमेटो कंपनी क्या करती है? तो ये हर जगह क्या करती है? फूड डिलीवरी करती है। और इसी का ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखना है कि जोमेटो के जो ब्रांड एम्बेसडर, नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, शाहरुख खान बन गए हैं। उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे। तो जोमेटो का आपको देखने को मिलेगा, जो आपको जो इसका कह सकते हैं कि जो टी शर्ट रहता है इसी तरह का रहता है, और इसका जो लोगो देखने को मिलता है रेड कलर पर आपको व्हाइट लिखा हुआ रहता है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जोमेटो का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किससे बनाया गया है? तो ये आपको बना दिया गया है, शाहरुख खान को बना दिया गया है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। और ये प्रश्न मान के चलिए आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है अच्छे से? और अपने कॉपी में जहां पर भी लिखेंगे इसको अच्छे से VVI करके लगा लेंगे। देख लेते हैं कि एशिया की सबसे लंबी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किस देश में किया गया है? तो अपने देश भारत में किया गया है ना। क्या पूछा जा रहा है? कि पूछा जा रहा है कि एशिया का है, जो हम लोग मान के चलिए कि एशिया महाद्वीप है, एक अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी ट्रेन चलती है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं केवल एशिया के बारे में कि एशिया की सबसे लंबी है ना मालगाड़ी वाहक जो ट्रेन चलती है, वो सबसे लंबी मालवाहक गाड़ी आपको कहां पर चलाया गया है? तो ये चलाया गया है अपने भारत में चलाया गया है ना। और देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय रेलवे ने जो है एशिया की सबसे बड़ी कितना किलोमीटर की गाड़ी है? तो ये 4.5 किलोमीटर है ना, 4.5 किलोमीटर की समझिए लंबी गाड़ी ही है। और उसके बाद इसका नाम याद रखना है। इसका नाम क्या है इस गाड़ी का? इस गाड़ी का नाम है रुद्रस्त्रम। क्या नाम है? रुद्रस्त्रम। आधा आधा पढ़ेंगे, रुद्र पढ़ेंगे है ना, उसके बाद रस्त्रम पढ़ेंगे। तो रुद्र आपको याद रखना है, रुद्रस्त्र यहां लिखा हुआ रुद्रस्त्र, ठीक है। तो यहां पर रुद्रस्त्र भी पढ़ सकते हैं या रुद्रस्त्रम भी पढ़ सकते हैं। तो रुद्रस्त्र याद रखना है। क्या रखना है? इस गाड़ी का नाम क्या है? रुद्रस्त्र। तो ये भी आप अच्छे से लिखेंगे कि गाड़ी का नाम क्या है। और इसका सफलतापूर्वक ट्रायल कर दिया गया है, ठीक है। और यह ट्रायल जो है आपको उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित आपको खंज ख्वाजा, कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित आपको खंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से लेके आपको झारखंड का गढ़वा, झारखंड का आप जो गढ़वा देखते होंगे, जो बिहार आप उत्तर प्रदेश और क्या झारखंड से सटा हुआ आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, धनबाद कह सकते हैं। धनबाद का आपको ये जिला के अंतर्गत आता है गढ़वा, ठीक है। तो आपको झारखंड का कौन सा? ये गढ़वा देखने को मिलता है। तो गढ़वा तक, ठीक है। कहां से कहां तक? खंज ख्वाजा से लेके आपको झारखंड के आपको गढ़वा तक जो इसका ट्रायल किया गया था। और ये दोनों के बीच की दूरी बात करते थे, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 209 किलोमीटर की है। और ये कितने देर में ये ट्रेन तय कर लेती है? तो 5 घंटा 10 मिनट में जो है ये मान के चलिए आपको दूरी तय कर लेती है। और एवरेज ट्रेन का रहता है लगभग, ये जरूरत नहीं है लेकिन आपको बता देता हूं उसे कि 40.50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गति करती है, ठीक है। ये तो हो गई, कौन सी ट्रेन हो गई? ये आपको मान के चलिए कि जो मालगाड़ी चलती है उसके बारे में बात करें कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी को जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये भारत में कहां पर? तो आपको उत्तर प्रदेश के ख्वाजा से आपको गढ़वा तक, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना। और इसका नाम क्या रहा है? आपको रुद्रास्त्र नाम है। ये एक तो ये आपको ट्रेन याद रखना है। और उसके बाद नोट में आपको ये पहले से मालूम होना चाहिए कि ये पहले से आपको जीएस में आप पढ़े होंगे कि भारत में रेलगाड़ी का सबसे लंबा रूट यदि बात करें तो लंबा रूट क्या है? तो लंबा रूट आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है? डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो 4273 किलोमीटर की है। और इस सफर पर जो ट्रेन चलती है, जो सबसे लंबी ट्रेन, कौन सा नाम है इसका? विवेक एक्सप्रेस है। तो ये आपको पहले से मालूम है। जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपको साथ साथ में मान के चलिए नोट जो पहले जीएस है उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ट्रेन आपको चल रही है, कहां से कहां तक चल रही है? तो आपको पता है चंदौली से मान के चलिए खंज ख्वाजा से लेके आपको सीधी से गढ़वा तक चल रही है। और एशिया की सबसे लंबी क्या है? ये मालगाड़ी का वाहक ट्रेन है। और कितना किलोमीटर? ये 4.5 किलोमीटर की ये लंबी ट्रेन है। और इसमें कितना इंजन लगाया गया है? ये मान के चलिए पहले का ही
तो मान के चलिए चित्र लिया गया है, तो इसमें 7 इंजन लगा है। कितना इंजन है? 7 इंजन है। यदि बॉगी की बात करें कि कितने वैगन लगा हुआ है, तो वैगन 354 वैगन लगा हुआ है ना। तो ध्यान रखेंगे 354 वैगन है, 7 इंजन है और 4.5 किलोमीटर की ये लंबी ट्रेन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका क्लास है सर? चलिए ठीक है सर। बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत, देखिए ये भी एक आपको ट्रेन से संबंधित प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रूट वाली आपको वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में इस बार बात कर रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया और किसके द्वारा किया गया है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है ना। तो ध्यान रखेंगे भारत की सबसे लंबी रूट, जैसे अभी आपको विवेक एक्सप्रेस के बारे में बताए थे, तो विवेक एक्सप्रेस उसी तरह से ये क्या है? वंदे भारत के बारे में। तो वंदे भारत की सबसे लंबी कह सकते हैं, सबसे लंबी दूरी तक ट्रेन चलने वाली कहां पर है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। सबसे पहले तो प्रश्न है, आप नरेंद्र मोदी याद रखिएगा, उद्घाटन किया गया और हाल ही में 3 वंदे भारत का क्या किया गया है? एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। और हम लोग डायरेक्ट आते हैं आपको किस पे? प्रश्न पर आते हैं, सबसे लंबी रूट वाले पर। तो इनमें जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कह सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है यह भी है। और यह ट्रेन जो है महाराष्ट्र के, कहां से? महाराष्ट्र के अजनी, जो कि आपको नागपुर के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र के अजनी और पुणे के बीच ये चली है। कहां कहां चली है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अजनी जो नागपुर के अंतर्गत आता है और ये आपको पुणे के बीच चलाई गई है। और इसका दोनों का मान चलिए कि कितना किलोमीटर है? तो ये अभी तक में जो है 881 किलोमीटर, 881 किलोमीटर से लंबी ट्रेन अभी तक नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई लंबी ट्रेन बन जाए वंदे भारत, लेकिन अभी जो याद रखना है, किसके बारे में याद रखना है आपको? वंदे भारत कहां से कहां चल रही है सबसे लंबी? तो आपको महाराष्ट्र के अजनी से लेके आपको पुणे के बीच ये चलाई जा रही है। तो अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस आपको ये याद रखना है कि मान चलिए अभी वंदे भारत सबसे लंबी दूरी तय करने वाली क्या है? ये लंबी रूट वाली ट्रेन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका हाल ही में क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो वंदे भारत आप देखे ही होंगे सभी जगह सब आजकल चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे जगह से चल रहा है वंदे भारत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो देख लेते हैं अगला क्या प्रश्न है। और अगला प्रश्न जो है आपको महाराष्ट्र से ही देखने को मिल रहा है। क्या है कि सतनावड़ी, सतनावड़ी एक गांव का नाम है और पूछा जा रहा है कि सतनावड़ी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया गया है ना, या बनाया जाएगा कह सकते हैं। तो ये स्मार्ट आपको क्या है? स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। तो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के अंतर्गत कौन सा आपको आ रहा है गांव? तो ये सतनावड़ी। सबसे पहले तो गांव याद रखना है कि कौन सा है? सतनावड़ी गांव है। और ये किस राज्य के अंतर्गत है? ये आपको महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है ना। तो महाराष्ट्र के, फिर से बात करेंगे नागपुर का, तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले का छोटा सा गांव, उसका क्या नाम है? सतनावड़ी है। और जिसकी आबादी मात्र कह सकते हैं कि आबादी यहां पर बहुत जनसंख्या कम है, 1800 है। ठीक है, और देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में इसको क्या हो रहा है? इसको विकसित किए जाने की बात की गई है ना। तो विकसित की मान चलिए कि एक तरह से अग्रसर है ये। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस हैं। और इन्हीं के द्वारा कह सकते हैं इस पायलट प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य का एक तरह से कह सकते हैं कि उद्घाटन कर दिया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? उद्देश्य क्या है इसका? मान चलिए स्मार्ट इंटेलिजेंट आपको विलेज का, तो इसका उद्देश्य आपको देखने को मिलता है जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश करना है, जिसमें ड्रोन सहायता प्राप्त खेती, स्मार्ट सिंचाई, उसके बाद मोबाइल बैंकिंग, उसके बाद डिजिटल स्कूल और उन्नत निगरानी प्रणाली इसमें शामिल रहने की बात कही गई है ना। तो ध्यान रखना है, जैसे ही महाराष्ट्र का नाम आता है, महाराष्ट्र के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री यहाँ पर वर्तमान में कौन है? बता ही चुके हैं कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। और राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं, लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में कितनी है? 48 है। और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं कितनी है? आपको 19 है। प्रतिदिन आपको ये बात बताते चल रहे हैं, जिस भी राज्य से आ रहा है तो आपको क्वेश्चन बताते चलते हैं, खास करके इसके बारे में ये आपको ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा? पॉलिटी पढ़ना भी आपके लिए आसान रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये इमेज देख लीजिए किसका? ये स्मार्ट सिटी विलेज जो है सतनावड़ी गांव है। ये दिखाई पड़ेगा आपको, खूबसूरत सा गांव दिखाई पड़ेगा। कहां पर? ये महाराष्ट्र के नागपुर में, पहाड़ी इलाका है, तो वैसे भी खूबसूरत है। और मान चलिए जब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगा तो ये आपको और भी खूबसूरत बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं। भारत की सबसे, ये आपको प्रश्न ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आज का आ रहा है सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? यहां पर कौन छूट चुका है? यहां पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको कौन लगा लीजिएगा, है ना। तो ये कौन बन गई है? शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये आपको आर्यनी लोहाटी बनी है। कौन बनी है? सबसे कम उम्र का पूछा जा रहा है कि शतरंज की खिलाड़ी जो भारतीय शतरंज खिलाड़ी बनी है कौन बनी है? आपको आर्यनी
आर्नी कह सकता है कि लोहाटी बनी है। तो शतरंज की प्रतिभा के रूप में कह सकते हैं कि व्यापक रूप में प्रशंसित भारत की 5 वर्षीय आर्नी लोहाटी जो है एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए कह सकते हैं इतिहास रचा है, और वह जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला FIDE रेटेड खिलाड़ी बनी है। और 19 सितंबर 2019 को जन्मी लोहाटी जो है नई दिल्ली की रहने वाली है ना। देख रहे हैं इनका जन्म दिवस है ना, आने वाले दिनों में है, 19 सितंबर को है। और कब जन्म ले रही है, तो ये मात्र 2019 में ही जन्म ले रही है ना। तो मात्र कह सकते हैं कि 5 वर्ष के आसपास की है, तो ये 5 वर्ष की है। और उसके बाद इतनी कम उम्र में उन्होंने रिकॉर्ड बुक में क्या कर लिया है, अपना नाम दर्ज करा लिया है ना। तो ये आपको याद रखना है, जैसे रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराई है कौन, आपको आर्नी लोहाटी। तो आर्नी लोहाटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। यदि बात करेंगे पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा, कहां पर जाना पड़ेगा, टेलीग्राम पर। यदि आप जाते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना पड़ेगा क्या, सानवी जीएस सेंटर पटना। आपको इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा और यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं आर्नी को, देख लेते हैं। ये जो आप एक देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, ये 5 साल के जो बच्ची का आप तस्वीर देख रहे हैं, यही है आर्नी। और जो आपको दिखाई पड़ रही है भारत की कह सकते हैं या FIDE की कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र की ये क्या बनी है, ये खिलाड़ी बनी है। ठीक है, तो ये अपना रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा चुकी है। तो रिकॉर्ड बुक में जैसे ही नाम दर्ज कराई है, तो आर्नी लोहाटी को आपको याद रखना है कि आपको ये मान चलिए किस खेल से संदर्भित है, तो ये आपको किससे, शतरंज से संदर्भित है ना। तो ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। एशियाई सर्फिंग आपको चैंपियनशिप ये हो रहा है, आपको भारत में ही हो रहा है। तो एशियाई सर्फिंग आपको चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो पहले भारतीय कौन बने हैं, तो रमेश बुधियाल बने हैं। कहीं कहीं पर आपको रमेश बुधियाल इस तरह से देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पर रमेश बुधियाल इस तरह से। हम आपको दोनों लिख के दे दिए हैं, जिस तरह से आपको लिखने का जरूरत है लिख सकते हैं, कोई मान चलिए सभी जगह सही है। ठीक है, हिंदी में मान चलिए अलग अलग सभी को लिखता है, इंग्लिश में सभी जगह एक जगह देखने को मिलेगा। चलिए, तमिलनाडु के मान चलिए महाबलीपुरम में आपको दिखाई पड़ेगा क्या, एशियाई सर्फिंग आपको चैंपियनशिप दिखाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि रमेश बुधियाल के द्वारा जो भारतीय हैं पुरुष वर्ग में कांस्य पदक ये इनके द्वारा जीता गया है। ये पहले भारतीय बने हैं जो कह सकते हैं कि आपको एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतते हैं। ये इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, तो हम लोग देख लेते हैं किसके द्वारा स्वर्ण जीता गया और रजत जीता गया है ना। तो ध्यान रखना है कि आपको जो कोरिया के कनवा हिजाय दिखाई पड़ रहे हैं, इनके द्वारा सीधी सी बात है आपको याद रखना है क्या जीता गया है, ये स्वर्ण पदक जीता गया है। जबकि इंडोनेशिया के जो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, बाजार एरियाना, इनके द्वारा क्या जीता जा रहा है, आपको रजत पदक जीता जा रहा है। और भारतीय जो है, भारतीय क्या नाम है, रमेश बुधियाल, इनके द्वारा क्या जीता जा रहा है, कांस्य पदक जीता जा रहा है। और पहले भारतीय बने हैं ना, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं सर्फिंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो रमेश बुधियाल दिखाई पड़ रहा है, ये पहले भारतीय बने हैं जिसे सर्फिंग में कह सकते हैं कि आपको एशियाई चैंपियनशिप सर्फिंग में पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। और इनका नाम क्या है, रमेश बुधियाल। और ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि हाल ही में किस राज्य में नारी अदालत पहल शुरू की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, सिक्किम है ना। प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि 1-2 दिन पुराना, इसलिए पुराना लग रहा है कि क्योंकि आपको करंट अफेयर्स क्या है, कल का करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया था, इसी वजह से जो है ये प्रश्न जो है आपको 1-2, लेकिन जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, सभी प्रश्न को हम लोगों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हाल ही में किस राज्य में नारी अदालत पहल शुरू की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस राज्य में, सिक्किम में है ना। और सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है। और इनके द्वारा ही रंगपो में आपको आमा सम्मान दिवस के उद्घाटन में जो कह सकते हैं कि नारी अदालत का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व वाले इस सामुदायिक न्याय का मंच का उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय महिलाओं को मध्यस्थ के रूप में कह सकते हैं कि सशक्त बनाना है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि न्याय के लिए अनौपचारिक, सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण मंच इसको प्रदान करना है, किनको, नारी को। ठीक है, इसी वजह से जो है आपको दिखाई पड़ रहा है सिक्किम में क्या दिखाई पड़ रहा है, नारी अदालत। आप लोगों को से सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि नारी अदालत जो है आपको किस राज्य में देखने को मिल रहा है, तो नारी अदालत जो आपको पहल देखने को मिल रहा है किस राज्य में, आपको सिक्किम में। और जैसे ही सिक्किम का नाम आता है हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। यदि बात करते हैं कि आपको मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है ना। और राज्यपाल कौन है, तो ओम प्रकाश माथुर है। और लोकसभा की यदि सीटों की बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, आपको मात्र 1 सीट देखने को मिलेगी। और राज्यसभा की कितनी सीटें, मात्र 1 सीटें देखने को मिलेगी, है ना। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत कोपिली नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 57 कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बन चुका है। आप लोग NW1, NW2, NW4, NW ज्यादा से ज्यादा 6 तक पढ़े होंगे, है ना।
तो ध्यान रखना है यहां पर जो है आपको जलमार्ग जो बन चुका है कहां तक बन चुका है, 57 तक बन चुका है। तो 57 को पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में जो है चालू किया गया है, तो ये कहां पर चालू किया गया है, असम में चालू किया गया है। जब भी आप ज्योग्राफी जहां पर भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी सर से पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी, उस जगह जाके ये प्रश्न को आप जोड़ लेंगे, अच्छे से वहां पर आप लिख लेंगे। जहां पर आपको हो सकता है यदि आप लूसेंट पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको NW6 तक ही होगा, है ना। तो NW6 के आगे क्या करेंगे, आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको जलमार्ग 57 के बारे में पूछा जा सकता है। तो जलमार्ग 57 आपको देखना है, कहां पर देखने का मिलेगा, तो आपको असम में देखने को मिलेगा, है ना। और किस नदी पर, तो ये भी ध्यान रखना कि किस नदी पर, ये कोपिली नदी पर। किस नदी पर है जलमार्ग आपको देखने को मिल रहा है 57, तो ये कोपिली नदी पर स्टार्ट किया गया। तो कोपिली नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग 57 असम में चालू हो गया है, जिससे राज्य के अंतर्देशीय जलमार्गों में कह सकते हैं कि मौजूदा नेटवर्क में वृद्धि हुई है। और ये जो आपको जलमार्ग देखने को मिल रहा है, इसमें मान के चलिए इंक्लूड कौन कौन सा है, तो ये ब्रह्मपुत्र का NW2 देखने को मिलेगा, और बराक नदी के बारे में पढ़े होंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलता है NW16 देखने को मिलता है, और धनश्री आप पढ़े होंगे धनश्री नदी के बारे में, तो ये आपको NW31 देखने को मिलता है। तो यहाँ सभी को इसमें क्या किया गया है, मिक्सअप किया गया, ये सभी इसमें क्या होती है, जुड़ती है। तो आप लोगों को मान के चलिए कि इसके बारे में जरूरत नहीं है आप लोगों को पढ़ने के लिए, ऐसे आप पढ़ सकते हैं NW2 कहां पर है, NW16 कहां पर है, और मान के चलिए कि NW31 कहां पर है, ठीक है। लेकिन आप लोगों से प्रश्न क्या पूछा जाएगा इसके बारे में नहीं, ये जो पुराना हो चुका है उसके बारे में नहीं, ये सब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि मान के चलिए करंट अफेयर्स, तो आपको ध्यान रखना, आपको जलमार्ग कितना 57 रखना है, ठीक है। समझ रहे हैं प्रश्न को। और जैसे ही नाम आता है किसका, असम का, है ना। जैसे आपको बता चुके हैं कि जब भी राज्य का नाम आएगा तो ये 4 लाइन आपको जरूर बताएंगे, है ना, जिससे क्या होगा कि आपको आसान होगा, क्या होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था जो भी पढ़िएगा तो वहां पर भी आसान होगा। तो असम की राजधानी आपको सिंपल सी बात है दिसपुर है, मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा आपको देखने को मिलेगा, राज्यपाल आपको लक्ष्मण प्रसाद आचार्य देखने को मिलेगा, और लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की कितनी 7 सीटें आपको देखने को मिलती है, कहां पर, आपको असम में देखने को मिलती है ना। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको उसी पर स्टार्ट किया गया है, आपको NW किस पे 57 पर। तो NW57 ध्यान रखना है कि मान चलिए कोपिली नदी पर, और कोपिली नदी पर किस राज्य में, तो ये असम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी तो सभी जगह आपको देखने को मिलेगा पानी, तो मान चलिए कि बारिश का मौसम है तो सभी जगह पानी ज्यादा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा ध्यान से कि 2026 में भारत के लिए गोल्डमैन सैक्स, है ना, इसको जो हिंदी में लिखता है इसी तरह से लिखता है, और इंग्लिश में यदि बात करें इसलिए आपको इंग्लिश में लिखते हैं कि गोल्डमैन, इसको यहां पर सैक्स इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो गोल्डमैन सैक्स संशोधित वास्तविक GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या लगाया गया है, तो ये आपको 6.4 लगाया गया है। क्या लगाया गया, 6.4%। क्यों घटा दिया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए, आपको याद पढ़ाए थे, किसके बारे में पढ़ाए थे, अमेरिका और भारत के बीच में पढ़ाए थे, है ना। और अमेरिका और भारत के बीच में क्या किया गया है, टैरिफ लगा दिया गया, भारतीय वस्तु पर क्या कर दिया गया, टैरिफ को लागू कर दिया गया, है ना। इसी वजह से आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इसका जो आपको देखने को मिलता है GDP जो है आपको क्या कर दिया गया, घटा दिया है 6.4%, जिसमें मान के लिए 0.2% का क्या कर दिया है, एक तरह से कटौती किया गया। तो ध्यान रखना है किसके द्वारा, ये आपको इस तरह का प्रश्न आपको लगता है कि नहीं पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना है पिछला BPSC वाला जो आपको एग्जाम हुई थी, जो मान के लिए 13 दिसंबर के आसपास, उम्मीद है कि इतना तारीख को ही हुआ था 13 दिसंबर, उसमें जाके आपको देखना है, मान के लिए आप देखिएगा इस तरह का रेटेड का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप जब भी देखिएगा तो ये आपको बड़े एग्जाम में देखने को मिलेगा, इतना रेटेड रहता है कि लड़के को याद नहीं रहता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है कि 2026 में भारत के लिए कह सकते हैं कि गोल्डमैन सैक्स का जो अनुमान आपको है, संशोधित वास्तविक GDP वृद्धि दर भारत का क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है 6.4% रखा गया है ना। तो ध्यान रखना है। तो हम लोग जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न आज इतना ही रखेंगे। हम लोग आगे यदि बात करते हैं तो आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, मान चलिए वीडियो के अंत में पूछते हैं आप लोगों से एक प्रश्न, और जो पिछला वीडियो का क्या सही आंसर है देख लेते हैं। और आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है ना। तो कौन सी विधानसभा बन गई है, तो इसका आंसर सीधी सी बात है कि इसका आंसर है दिल्ली विधानसभा, है ना। तो आप लोग जिन्होंने मान चलिए कि प्रश्न का जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में, तो उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे के प्रश्न को, देखते हैं। चलिए आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या है आज का प्रश्न, कवक यानों, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कवक यानों के बारे में बात कर रहे हैं कि कवक यानों ने हाल ही में अफ्रीकी सबसे ऊंची चोटी, है ना, और सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका का क्या नाम है, किलिमंजारो है, और इस पर जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, किनके द्वारा, और ये किस राज्य की रहने वाली है, ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य की रहने वाली है कवक यानों, जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट किलिमंजारो है उन पर चढ़ने में सफलतापूर्वक कह सकते हैं कि सफलता पा चुकी है, और ये किस राज्य की रहने वाली है,
तो ये मान के चलिए कि आपको जवाब देना है, कहां पर जवाब देना है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जो भी आपको आंसर सही लगता है, जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं, विभिन्न विभिन्न चैनल पर ये प्रसारित किया जा रहा है, तो जिस भी चैनल पर आपको ये वीडियो प्राप्त हो रही है उस चैनल पर आपको जाना है और आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।